हेलो एवरीवन, ऑडिट ऑफ बैंक्स पे आते दोस्तों एक ऐसा चैप्टर जिसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी दो भी आ जाते हैं और एक एमसीक्यू नॉर्मली देखने को मिलता है, यानी कि औसत 5 से 7 मार्क का इसका वेटेज हो सकता है। वेरी लेंथी चैप्टर, इसलिए बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आप इसको पूरी तरह से पढ़ के शायद ना जाएं। इस कारण से रिवीजन वीडियो और भी यूजफुल हो जाएगा। ड्रोन चार्ट हमारा 100% आईसीआईएसएम को कवर करता है, लेकिन यहाँ पे हम जरूर सिलेक्टिव रिवीजन करेंगे, कीपिंग इन माइंड दोस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, एम्फसाइजिंग दोस पर्टिकुलर पॉइंट्स विच आर मोर लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो ये हमारा थोड़ा सा सिलेक्टिव रिवीजन होगा। सबसे पहले ऑडिट ऑफ बैंक्स में हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। लीगल फ्रेमवर्क जो बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कभी ये क्वेश्चन आता है तो आपको पॉसिबल एक्ट्स जो बैंकिंग कंपनीज या एंटिटीज पे लग सकती हैं उनकी लिस्ट देना पड़ेगी। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आईसीआई एक्ट के साथ बना था। देन वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और सब्सिडरी एक्ट 55 और 59। देन कंपनीज एक्ट, अगर बैंकिंग कंपनी है तो एज इट इज एप्लीकेबल होगा। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट, ये याद रख लेना, इसके दो एक्ट है 1970 और 80। ये वही एक्ट है जिसमें इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था हमारी बैंक्स को। आरआरबी एक्ट होता है आपका 76, जिसे में आप रीजनल रूरल बैंक्स क्रिएट करते हैं, जिसकी एक स्पॉन्सरर बैंक होती है जिसमें सरकार 35% पैसा कंट्रीब्यूट करती है। ये कुछ कॉमन एक्ट है जो बहुत सारी एंटिटीज पे लगते हैं, इंक्लूडिंग बैंक्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप अदरवाइज कंपनी लॉ में पढ़ते हैं। देन यू हैव सरफासी एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट जिससे सिबिल बनता है आपका, पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट जिसमें आपका क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम चलता है, कोऑपरेटिव बैंक है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। हमारे सिलेबस में सारी तरह के बैंक के ऑडिट्स नहीं है, हम सिर्फ स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट्स की बात कर रहे हैं। एसबीए जिसमें दो तरह के ऑडिटर्स होते हैं, एक एसबीए स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर और एक एससीए स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में नहीं होता है। मतलब आप समझिए दोस्तों कि बैंक के केस में अगर आप एक गवर्नमेंट बैंक, जिसे कई बार आप नेशनलाइज बैंक कहते हैं, एसबीआई नेशनलाइज बैंक नहीं है बट इट इज अगेन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। इन बैंक्स में ब्रांच के अलग ऑडिट होते हैं और उनके अकाउंट्स सेंट्रल लेवल पे फिर अलग से कंसोलिडेट होते हैं, इसलिए ब्रांच लेवल पे अलग ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, जैसे एसबीआई स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर। और इन सब की रिपोर्ट सेंट्रल स्टैट्यूटरी ही ऑडिटर के पास जाती है, जिसे एससीए स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर कहा जाता है, जो इनकी रिपोर्ट्स कंपाइल करके फाइनली अपनी रिपोर्ट देता है। जो मेंबर्स के पास जाती है उस रिपोर्ट में सिर्फ एससीए के हस्ताक्षर से मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट प्राइवेट बैंक्स पर एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आजकल आईटी सिस्टम्स हैं, उनके सारे अकाउंट सेंट्रल लेवल पे ही बनते हैं, तो जो कंसोलिडेशन होता है नॉर्मली वो हम होल्डिंग और सब्सिडरी का करते हैं, प्राइवेट बैंक में ऐसे ही होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में कंसोलिडेशन ब्रांचेस का एचओ के साथ होता है और एक होता है सब्सिडरीज के साथ। तो ब्रांच ऑडिट का कॉन्सेप्ट सिर्फ नेशनलाइज बैंक में होता है। हमारे सिलेबस में जो कवर्ड है दैट इज बेसिकली ब्रांच ऑडिट एंड सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के प्रोविजंस। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर क्या कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 लगता है? नहीं लगता है। तो इसके ऊपर क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कोई फॉर्मेट दिया है? हाँ दिया है। कौन सा फॉर्मेट दिया गया है? तो शेड्यूल 3 यहाँ पर भी है, याद करना आसान हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जिसमें फॉर्म ए बैलेंस शीट का और फॉर्म बी पी&एल का है। इन्हें सेक्शन 143 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पालन करना होते हैं। 133 के अंतर्गत इन्हें सिर्फ एज फॉलो करना है, इंडेस इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, डिफर्ड है। हालांकि सारी बैंक्स को कह रखा है कि अभी उन्हें इंडेस बेस ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाफ ईयरली बेसिस पे प्रेजेंट करके आरबीआई को सबमिट करना होते हैं, ताकि जो प्रिपरेटरी स्टेज है अभी हमारा इंडेस पे शिफ्ट होने का, उसकी तैयारी हमारी अभी से शुरू हो चुकी है, लेकिन पब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में वी हैव डिस्कस्ड एसएफएस और सीएफएस बनते हैं, पर एसएफएस में भी कंसोलिडेशन ब्रांच लेवल पे होता है, प्राइवेट बैंक में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिस्टेड बैंक हो तो आपको सेबी और एलओडीआर के प्रोविजन एडिशनली फॉलो करना पड़ेंगे। ऑडिट कौन करेगा? सेक्शन 30 में कहा गया है कि क्वालिफाइड पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करना अनिवार्य है। हर बैंक का ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होना अनिवार्य है। कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर? इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं और एमसीक्यू भी आ चुके हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इसलिए बैंकिंग कंपनी के केस में एजीएम में ही ऑडिटर अपॉइंट होगा, लेकिन अगर वो नेशनलाइज बैंक है दोस्तों, तो फिर उस केस में द बैंक कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट द ऑडिटर। इन दोनों केसेस में आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। आरबीआई का अप्रूवल दो केस में है, तो दो केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है, विच इज आरआरबी के ऑडिटर में और एसबीआई के ऑडिटर में। एसबीआई का ऑडिटर सीएनडीजी अपॉइंट करता है विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और आरआरबी इसका ऑडिटर स्पॉन्सर बैंक अपॉइंट करती है विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दो केस में आरबीआई, दो केस में सेंट्रल गवर्नमेंट। एसबीआई की सब्सिडरी का ऑडिटर एसबीआई खुद अपॉइंट कर देगा। बाकी इनके अलावा जो नॉर्मल प्रोविजंस हमारे एक्ट वगैरह में दिए हैं वो सब एडिशनली लगेंगे, बट यू विल हैव टू कंप्लाई विद दिस। ध्यान रखना, एक पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑडिट सीएनडीजी नहीं करता है एक्सेप्ट फॉर एसबीआई, जहां पे वो अपॉइंट करता है। दैट्स अबाउट इट। स्टैट्यूटरी ऑडिट एसबीआई टाइप की बैंक्स में तो कंपलसरी होता है अपॉइंट करना। नॉर्मली नेशनलाइज बैंक्स में आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखेंगे, 4 या उससे ज्यादा, मिनिमम 2 एसबीआई कहता है जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना पड़ेंगे।
ये ऑडिटर अपनी क्या क्या रिपोर्ट देते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज समझ लो कि जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, अगर आप कोई भी ऑनलाइन एनुअल रिपोर्ट स्टडी करोगे एग्जाम का समय, तो ये सब मत करना, तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट वही है जो ऐसे 700 में दिया हुआ है कि ऑडिट मैटर, मॉडिफिकेशंस इन रिपोर्ट, अदर मैटर, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, 700 सीरीज के सारे स्टैंडर्ड आप पे लगेंगे, वेदर इट इज नेशनलाइज्ड बैंक और एनी अदर बैंक। नंबर 1। नंबर 2, आईएफसी की रिपोर्ट, कंपनीज एक्ट, अगर आप एक बैंकिंग कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में आईएफसी की जो रिपोर्ट है वो भी आपको देना होती है, वो भी आपको मिलेगी। कारो इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा क्योंकि कारो एप्लीकेबल नहीं है तो इनको एक अलग से आरबीआई ने एक बड़ी सी चेकलिस्ट दे रखी है जिसके ऊपर ऑडिटर कमेंट करता है, विच इज नोन एज एलएफएआर। उसके ऊपर अभी आते हैं। बाकी आपको एनुअल रिपोर्ट में एलएफएआर देखने को नहीं मिलेगी। जो देखने को मिलेगा वो एक नॉर्मल 700 सीरीज वाली रिपोर्ट अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट के सारे पॉइंट्स, अगर वो बैंकिंग कंपनी है, प्लस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के भी पॉइंट आएंगे, पर कारो नहीं एप्लीकेबल होती है, बैंक्स पे तो नहीं आएंगी। इसके अलावा इनकी रिपोर्ट में इन्हें क्या देना पड़ता है, तो दे विल हैव टू बेसिकली से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या बैलेंस शीट फुल एंड फेयर प्रिपेयर की गई और ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। सेकंड, क्या ट्रू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आ रहा है। थर्ड, क्या ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिल गई है। कोई भी बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत जो पावर बैंक्स को दिए गए उसके बियॉन्ड तो ट्रांजैक्शन नहीं किए और ब्रांच ऑफिस के रिटर्न्स आ गए या नहीं। तो वेरी सिमिलर टू द प्रोविजंस व्हिच आर देयर इन द कंपनीज एक्ट। एडिशनली यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि बैंकिंग कंपनीज के जो पावर्स हैं उसके बियॉन्ड के कोई ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। इसके अलावा कोई भी दूसरा मैटर जो आपको सीजी के नोटिस में लाने की जरूरत है आप दे सकते हैं। आरबीआई को सिर्फ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग होती है। इसका मतलब आरबीआई को आप रिपोर्ट में सिर्फ कब देंगे, अगर आपको कहीं कोई फ्रॉड मिलता है तो रिगार्डिंग लाइबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नॉन डिस्क्लोजर वुड बी एप्लीकेबल इन केस इफ यू आर नॉट रिपोर्टिंग फ्रॉड्स टू आरबीआई। यानी आरबीआई को सिर्फ फ्रॉड्स या कोई आपको क्वालिफिकेशन मिले तो रिपोर्ट देना है, अदरवाइज नहीं देना है। ऐसे इसका कंप्लायंस आपको करना चाहिए क्योंकि ये भी एक नॉर्मल ऑडिट है। इसके अलावा एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है। 30 जून ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो नेक्स्ट 30 जून है, तब तक आपको एलएफआर बना के देनी है। आप इसे मैनेजमेंट को देते हो। मैनेजमेंट इसको डिस्कस करके इसके ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशन है उसके कमेंट ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड, एसीबी कहते हैं जो ऑडिट कमिटी है, तो बैंक की जो ऑडिट कमिटी है, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को सबमिट की जाएगी। वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर आरबीआई को अपने कमेंट्स देंगे। आरबीआई के कमेंट जिस दिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने एलएफआर दी है उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको आरबीआई को कमेंट देना पड़ेंगे। कमेंट कौन देगा, बोर्ड देगा, आफ्टर कंसल्टिंग विद एसीबी। याद रखिएगा, ज्ञान की बात है। एलएफआर ए सारी बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यू कह सकते हो ये कारो का प्लेसमेंट है। इट्स अ क्वेश्चनर विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। नॉर्मली इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं। एवरी बैंक कैन हैव इट्स ओन फॉर्मेट। यूजुअली फॉर्मेट में एक सेक्शन होता है एसेट का, एक लाइबिलिटी का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक जनरल मैटर्स का। क्वेश्चन के सामने ऑडिटर अपने ऑब्जर्वेशन देता है। नॉर्मली इसमें क्वालिफिकेशंस वाले मैटर नहीं आएंगे क्योंकि वो मैटर अपनी मेन रिपोर्ट में आते हैं। इसमें उन क्वेश्चंस के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्या कैश को एडिक्वली इंश्योर किया गया है, क्या प्रॉपर सिक्योरिटी में कैश रखी गई है, इंटरनल कंट्रोल्स के नेचर के प्रोविजंस आते हैं। पर मेन रिपोर्ट में यूजुअली इसका रेफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये मेंबर्स को सर्कुलेट एज सच नहीं होता। इसके अलावा अगर आपने कभी बैंक का ऑडिट किया हो, नेशनलाइज बैंक का पर्टिकुलरली, तो आपने देखा होगा कि उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ऐसा लगता है कि कोई थीसिस बनाई है, इतने सारे अनेक्शर्स लगते हैं। तो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ अनेक्शर्स और रिपोर्ट्स। एक तो आईसीओ और एफआर कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आपको देना है अगर आप कंपनी हो। एलएफआर you have to submit, but that does not goes to the shareholder, that's a different matter. Then report on compliance of SLR. SLR के ऊपर एक रिपोर्ट बनेगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट इज इन योर सिलेबस। ट्रेजरी ऑपरेशंस पे रिपोर्ट है। रिकंसिलिएशन ऑफ सिक्योरिटी पे आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि जितनी सिक्योरिटीज हमने वेरीफाई करी है। देन आरबीआई कई सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स देता है, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के। इन सारे के कंप्लायंसेस के ऊपर रिपोर्ट बनेगी। कोई सीरियस इरेगुलरिटी नोटिस हुई है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कंप्लायंस, घोष दिलानी कमेटी होती है तो उसकी कुछ एक रिपोर्ट है, स्पेसिफिकली आपको उस पर रिपोर्ट देना पड़ती है। असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, एज इन आपकी असेट लाइबिलिटी लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसा है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट आपको देना पड़ेगी कंपलसरी। प्लस कोई भी अगर आपको सब्सिडी वगैरह सरकार से मिली है तो इसकी रिपोर्ट है। ये कुछ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ रिपोर्ट है जो अनेक्शर्स के फॉर्म में जाएगी। ये सारी बात हो गई दोस्तों। ए ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, क्या क्या एक्ट और लॉज उसको पालन चेक करना पड़ सकते हैं ऑडिट के दौरान, रिपोर्ट क्या फॉर्मेट होगा, ऐसे इसका क्या पालन करना पड़ेगा, एलएफआर क्या होती है और एडिशनल क्या अनेक्शर्स आपको रिपोर्ट में देना पड़ते हैं, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट या फॉर्मेट क्या होता है। बैंक दूसरों से कैसे डिफरेंट होती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है, मनी में डीलिंग होती है, आईटी का यूज होता है, वाइड नेटवर्क होता है। एसबीआई वुड हैव 8-10,000 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। ऑफ बैलेंस शीट आइटम बहुत सारी होती है, नीरव मोदी ने जहां पर फ्रॉड किया था, फाइनेंशियल गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, बैंक गारंटीज, ऐसी चीजें। कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन कई बार ऑटोमेटेड बेसिस पे होता है एटीएम्स वगैरह में।
देन नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम से लिंकेज होता है इसका, बेसिकली आपका जो भीम वगैरह यूपीआई वगैरह है, और बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसलिए क्या स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगेंगे, रिस्क आपको अलग से समझना पड़ेंगे, स्केल इसकी बड़ी है, आईटी का डिपेंडेंस है, बहुत सारे लॉज हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे बैंकिंग में आप देखते हैं इनोवेशंस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती रहती है। कोई भी ऑडिट होता है तो नॉर्मली वही यूजुअल 5 स्टेप्स जो होते हैं, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे बोला गया पहले इनिशियल कंसिडरेशन करो, फिर अंडरस्टैंडिंग लेके प्लान बनाओ, रिस्क असेसमेंट करके एग्जीक्यूट करो और रिपोर्टिंग प्रिपेयर कर दीजिए। इन सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें मोर इंपॉर्टेंटली आईटी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 के स्टडी मटेरियल में ये प्रोविजन ऐड किया है, पहले नहीं होता था, तो ध्यान से देख लें। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी सिस्टम में बैंक से ये पता करना है कि भाई आपकी आईटी पॉलिसी क्या है, डेटा कैसे प्रोसेस होता है, आप कैसे इंश्योर करते हो डेटा की इंटीग्रिटी, कैसे उसका एक्सेस कंट्रोल आप मैनेज करते हो, कभी बैकअप की जरूरत पड़े तो कंटिन्यूटी कैसे होती है, आपका एक अकाउंटिंग मैनुअल होगा जिसके बेसिस पे लोग एंट्री करते होंगे, वो क्या मैनुअल है, कैसे आप अलग अलग अकाउंट हेड्स को, मास्टर फाइल्स को कंट्रोल करते हो, ई बैंकिंग प्रोडक्ट चैनल्स को कैसे रिपोर्ट करते हो। बैंक के केस में एमआईएस रिपोर्ट होती है, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है ब्रांच मैनेजर्स वगैरह के लिए कि भाई कहीं कोई डिस्काउंट तो नहीं किया, चार्जेस कम तो नहीं किए गए, तो क्या ऐसी एक्सेप्शन रिपोर्ट है, ये आपके काम भी आ सकती है ऑडिट करने के लिए डायरेक्टली टू आइडेंटिफाई पॉसिबल रेड फ्लैग एरियाज, एंड देन के अलग अलग इन्फॉर्मेशन क्या क्या जनरेट होती है। द की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट ऑडिटर नीड्स टू एड्रेस, तो ऑडिटर को क्योंकि आईटी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, तो डेफिनेटली उसको कंट्रोल्स का, आईटी कंट्रोल्स का एक असेसमेंट करना पड़ेगा। क्या चीजें, ऑथराइज ट्रांजैक्शन ही जाए, सिस्टम कभी भी रीस्टार्ट हो तो कैसे इंश्योर किया जाए डेटा करप्ट नहीं हुआ है, अनऑथराइज चेंजेस कभी भी ना हो, एक्सेस कंट्रोल्स कैसे रेगुलेट किए गए हैं, डेटा का सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कैसे होता है, ऑथेंटिकेशन कैसे मैनेज होगा, प्रॉपर अकाउंटिंग और ऑथराइजेशन होना चाहिए, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स जनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, उस पर एक्शंस लिए जाना चाहिए, अकाउंट मास्टर्स में कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है, सारे जनरल लेजर कोड्स जो बनाए गए सिस्टम में एचओ ऑथराइज्ड है, कोई भी ब्रांच अपने लेवल पे कोई नया कोड नहीं क्रिएट कर सकती है, और जनरल लेजर के बैलेंसेस आपको टैली करना पड़ेंगे। ये मेरे बोलने से आपने सुना, थोड़े बहुत पॉइंट ज्यादा जाएंगे, कभी आया तो आप इस तरह से कोड कर पाएंगे। इसके बाद में आप देखें तो इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन होता है, तो एवरी पर्टिकुलर ब्रांच और बैंक वुड हैव अ सेंट्रल इंटरनल ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो बेसिकली क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि सारी ब्रांचेस पे ऑनगोइंग बेसिस पे कॉन्करेंट ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट, ऐसे अदर अदर ऑडिट्स कंडक्ट करते जाए। इसका बेसिक उद्देश्य होता है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करने का, कहाँ रिस्क ज्यादा है वहां पे ये फोकस ज्यादा करके ऑडिट करेंगे। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ब्रांचेस फॉर रेवेन्यू ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिटर उनका स्कोप डिसाइड करना, मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है काम की वो बताना। इसका प्राइमरी फंक्शन है कि इस तरह के इंटरनल ऑडिट स्मूथली एफिशिएंटली फंक्शनल काम करें। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिस्क असेस करो, उसके बेसिस पे काम करो। आजकल सारे ऑडिट्स ही इसी तरह से किए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होगा, बहुत सी बात है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे इनहेरेंट बिजनेस रिस्क का, फिर कंट्रोल रिस्क का, फिर वी विल मेक एन असेसमेंट ऑफ वेरियस रिस्क एरिया और उसको असेस करेंगे एट इंडिविजुअल अकाउंट लेवल्स, एंड अकॉर्डिंगली एक रिस्क मैट्रिक्स बनाएंगे किसमें कहाँ ज्यादा रिस्क है और अकॉर्डिंगली काम करेंगे। जस्ट टू क्विकली इलस्ट्रेट, अभी ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराना है ना कि इसको समझाना है, बट जस्ट टू बेसिकली गिव यू एन कॉन्टेक्स्ट ताकि आप इसको दिमाग में रख सको। बैंक्स में क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अ बैंक वुड हैव 1000 ब्रांचेस, अपन आगे कॉन्करेंट ऑडिट में पढ़ेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको कॉन्करेंट ऑडिट में 50% ऑफ एडवांस और डिपॉजिट कवर हो, इतनी ब्रांचेस कवर करना है। तो हो सकता है आपकी 1000 ब्रांच में से आपकी टॉप 50 ब्रांच में ही आपके 50% ऑफ एडवांस और डिपॉजिट्स कवर हो जाते हो, तो सिर्फ उतने का कॉन्करेंट ऑडिट कराएंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस आप छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए किसका कॉन्करेंट ऑडिट कराएं। तो यू शुड कीप समथिंग इन माइंड, नॉट जस्ट एडवांस और साइज, ऑल्सो थिंग्स लाइक कहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, रूरल ब्रांच कौन सी है, अर्बन ब्रांच कौन सी है, नई ब्रांचेस भी इंक्लूड की जाए। तो ऐसे कई सारे रिस्क फैक्टर के बेसिस पे आप एक मैट्रिक्स बनाओगे कि यार ये हमारी ब्रांचेस हैं, रिस्क फैक्टर बेस्ड ऑन साइज, लेट्स से बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एडवांसेस, let's say whether it is rural priority sector or else whether it is a new branch or an established branch, इनके बेसिस पे आप क्या करोगे, एक रिस्क फैक्टर देके आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये मोस्ट रिस्की ब्रांचेस है, इन पे ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, इंटरनल ऑडिट रखना चाहिए। तो ये बेसिक फंक्शन है इंटरनल ऑडिट और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का। आरबीआई कहता है कि हर ब्रांच में कॉन्करेंट ऑडिट का सिस्टम बनाना जरूरी है। आप सीए से भी करवा सकते हो, पर सीए की पेड़ पे लात मारना है तो मार दो, आप इंटरनल डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय से भी करवा सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे तो बैंक में इंटरनल कंट्रोल सिलेक्टेड एरिया में बहुत दासू होते हैं, कई सारे कंट्रोल्स उनको डेवलप कराना पड़ते हैं। दिस इज अ वेरी थियोरेटिकल डिस्कशन, आई वुड रादर सजेस्ट कि आप खुद देख लीजिए इसको। जहां जहां अमेंडमेंट्स हुए हैं उन पे मैं ज्यादा फोकस कर देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका पॉसिबली ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है। कैश जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो बेसिकली ब्लू में मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो बस आप उस पर फोकस कर लीजिए। कैश में नॉर्मली क्या होता है, ज्वाइंट कस्टडी में कैश रखी जाती है ताकि कोई भी एक व्यक्ति उसको एक्सेस ना कर सके, 2 लोगों की मिनिमम एक्सेस है। तो आपने 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट कर दिया तो फ्रॉड करना मुश्किल हो गया। डेली बेसिस पे टेस्ट चेक होती है, इनफैक्ट डेली ट्रायल बैलेंस आपका क्लोज होता है और कैश आपकी काउंट करके क्रॉस चेक करी जाती है, तो एवरी डे यू हैव टू डू अ क्लोजर।
कोई भी जो कैशियर है वो मेकर नहीं होगा, कैश काउंट करने वाला कभी भी एंट्री नहीं करेगा, ही विल नॉट पास एनी एंट्री इन द लेजर। सारे वाउचर्स बनते हैं कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के, उससे क्रॉस चेक किया जाता है। रिसीव पेमेंट स्क्रोल्स टोटल कंपेयर किए जाते हैं डेली बेसिस पे। टेलर सिस्टम अगर आपके यहाँ पर है, जो होता है जाओ और आपने एक स्लिप भरी, फिर वो आपको टोकन देगा, फिर आप जाके भरोगे, तो इसका आपको ऑडिट करना पड़ेगा। High value cash receipts and payment should be verified by a higher officer and excess cash balance should be remitted to currency chest according to branch daily retention limit। क्या होता है दोस्तों, कैश इज आइडल एसेट, घर पड़ी हुई कैश कोई पैसा नहीं कमाती है, इसलिए बैंक में, क्योंकि वो अदरवाइज पैसे से ही पैसा बना रही है, इसलिए अच्छा नहीं होगा कि ब्रांच पे बहुत बड़ी कैश हो। तो इसके लिए कहा गया है कि हर ब्रांच पे कैश का लेवल होता है कि इससे ऊपर कैश नहीं होना चाहिए। अब अगर हुई तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हर पर्टिकुलर स्टेट या टाउन या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर बैंक अपनी एक करेंसी चेस्ट रखती है और बोलती है कि भैया आपके यहाँ पे कैश इन हैंड 5 लाख के ऊपर हो गई, आपकी ब्रांच की, हर ब्रांच की अलग अलग है, तो आप चेस्ट में बेच लो। चेस्ट में जो पैसा आएगा उससे उनको मालूम पड़ेगा इतना पैसा आ गया है, तो वो उसको फिर प्लान करके मनी मार्केट या अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये एक फीचर होता है। प्लस अब ऐसा भी है कि हाई कैश ट्रांजैक्शन कोई भी हुआ है तो उसमें हायर ऑफिसर की परमिशन लगेगी, अप्रूवल लगेगा, तब जाके आप ट्रांजैक्शन करेंगे। देन क्लियरिंग्स, check truncation system and electronic image of check is transmitted to the paying branch to clearing house along with relevant information। तब क्या होता है, आपने एक चेक लिखा है तो वो क्लियरिंग सेटलमेंट के लिए जाएगा, सेटलमेंट सिस्टम उसका एक स्कैन कॉपी देगा और अपलोड करेगा। जो आपकी ब्रांच है जिससे चेक इशू हुआ है वो चेक करेंगे कि आपके खाते में क्या बैलेंस है, साइन वाइन सब प्रॉपर है, और ओके कर देंगे और चेक क्लियर। अब आपका एक पॉजिटिव पे सिस्टम भी है, 5 लाख से ऊपर का कोई भी चेक इशू हुआ है तो फिर कस्टमर को ऑनलाइन या ब्रांच को इंटीमेशन वर्बली या रिटर्न में देना पड़ेगी, जिसमें बताना पड़ता है कि भैया हमने ये चेक इशू किया है, इसका ये नंबर है, ये पार्टी है, ये डेट है, ये अमाउंट है, ये पर्पस है। और फिर ये नहीं दिया तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो ये एक नया सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ऑडिटर टू चेक सिग्नेचर वगैरह प्रॉपर है, इस तरह का एक नॉर्मल ऑडिट जो होता है वो हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस, अदरवाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा के लिए, इसमें ये वाला पॉइंट ऐड किया गया, बट अदरवाइज इंटरनल कंट्रोल लोन्स एंड एडवांसेस के आप ध्यान से समझिए, क्योंकि बैंक का सबसे बड़ा धंधा जो है वो लोन दे के पैसे बनाने का ही होता है। तो एडवांसेस सिर्फ तभी दो जब आप बोरोवर की क्रेडिटवर्दिनेस से सेटिस्फाइड है। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लेना होता है, कई बार तो लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट देने से अच्छा लोन ही नहीं लेते। देन सफिशिएंट मार्जिन रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है 100 करोड़ की आपको असेट खरीदने के लिए पूरा 100 करोड़ का लोन देना है, आप कुछ ना कुछ मार्जिन रखेंगे। ऐसे ही बैंक गारंटी वगैरह इशू करते हैं तो कोई मार्जिन लेते हैं, वो आपको चेक करना है। देन सारी सिक्योरिटी भी रिसीव्ड एंड रिटर्न टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, इसका मतलब जो भी गिरवी रखी गई है उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ आ जाना चाहिए। अगर कोई गिरवी रखी हुई एसेट को आपको चार्ज क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है, इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं है, अगर रजिस्टर्ड मॉर्गेज है तो फिर वो भी आप चेक करें। ऑल अकाउंट्स विच एक्सीड द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर ऑफ अदरवाइज इरेगुलर शुड बी ब्रॉट टू नोटिस ऑफ मैनेजमेंट और एचओ रेगुलरली। ये एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है कि कोई भी खाता एनपीए की तरफ जा रहा है तो उसमें एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होना चाहिए कि वो सही जगह पहुंच जाए, ताकि उस पर्टिकुलर बोरोवर को कोई भी ब्रांच लोन ना दे और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस इनिशिएट जो करना है वो टाइमली बेसिस पे कर सके। ऑपरेशन इन ईच एडवांस शुड बी एटलीस्ट रिव्यूड एनुअली। तो कई बार आप 5 साल 10 साल के लिए लोन देते हो तो आप हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसको रिव्यू करते हो। ये इंटरनल कंट्रोल्स है विद रिस्पेक्ट टू लोन्स एंड एडवांसेस। एक क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर इसके ऊपर भी कई बार आप देखेंगे डिमांड ड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के ऊपर भी क्या आते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिमिलर आपके बेसिक फंडामेंटल्स है। क्रेडिट कार्ड में क्या देखोगे, क्रेडिट वर्दिनेस है तो इशू किया है, कंपनी की पॉलिसी है उसको इशू करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, लिमिट मेंटेन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, देखना चाहिए कि लिमिट के ऊपर ओवरड्रॉन तो नहीं है, रिकवरी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, खाता ये भी एनपीए क्लासिफाई होगा। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। ये जो अभी अपन ने मुद्दे डिस्कस किए ये इंट्रोडक्टरी मैटर है बैंक के विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स एंड अदर मैटर। अब इसके बाद सारे टॉपिक्स पे अपन क्या डिस्कस करने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑडिट कैसे होता है। चलिए दोस्तों, अब आप समझना, जब आप एक बैंक के ऑडिट की बात करोगे तो क्या क्या एरियाज हैं जिसका आपको ऑडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले, क्योंकि बैंक का एक स्पेशल पावर है जो किसी के पास नहीं होता है, वो है जनता के पैसे जब चाहे तब जनता बैंक में जमा कर सकती है और निकाल सकती है, जिसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। या जनता चाहे तो एक फिक्स समय के लिए एफडी रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाल सकती है, जिसे भी वो चाहे तो बीच में तोड़वा सकती है, टर्म डिपॉजिट्स ये बैंक एक्सेप्ट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब चाहे जनता इसे वापस मांग सकती है, तो बैंक की लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी बैंक मेंटेन करे, इसके लिए आरबीआई के सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो ऑडिट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड ब्रांच ऑडिटर की होती है। वो कैसे होता है, उसके क्या फीचर्स। फिर अपन बैलेंस शीट भी हैंडल का ऑडिट करेंगे, तो बैलेंस शीट में मेजरली हमारा ऑडिट होगा कैश और बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस,
और कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये 4 मुख्य एरिया हैं। इसके अलावा बाकी जितनी सारी बातें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपकी अदर असेट्स भी आ रही हों, लाइक लोन्स गिवन, advances, in fact loans given or borrowings or money with RBI or other bank balances, loans given other than to customers. तो ये miscellaneous item है, these are not very critical or important. तो ये बैलेंस शीट की आइटम्स का ऑडिट हो गया। इसमें हमारा मेजॉरिटी समय जो जाने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन डिस्कशन ऑन एडवांसेस, क्योंकि वही सबसे बड़ी एसेट होगी बैंक की और मेजर इनकम का सोर्स विच इज इंटरेस्ट इनकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स इन दिस इज एडवांस, इन्वेस्टमेंट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। फिर अपन आएंगे P&L आइटम पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस इंटरेस्ट, बेसिकली आप जो डिपॉजिट पे दोगे और जो आपको मिलेगा। तो ये P&L आइटम्स का आपका चेक हो गया। और फिर कुछ स्पेशल सन्ड्री मैटर्स और कॉन्करेंट ऑडिट, ये सब कवर करके आपका पूरा ऑडिट यहाँ पे डिस्कस हो जाता है। सबसे पहले अपन SLR और CRR की बात करते हैं। आप यूं समझिए दोस्तों कि अपन कई लोगों से पैसे लेते हैं, क्योंकि अपना काम है लोगों के पैसे लेना, उनको ब्याज देना और इसे कहीं लगा भी देते हैं। तो हमारे कई सारे यार दोस्तों से मैं पैसे लेता हूं और काफी रिलायबल एज सच, आप सब स्टूडेंट से भी मैं पैसे लेता हूं, कहीं लगाता हूं, आपको रिटर्न देता हूं और आपको लगता है रिलायबल है सर, तो आप दे भी देते हैं। मैंने कहा आपको जब पैसे वापस चाहिए आप मुझसे मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग पैसे इसलिए भी देते हैं क्योंकि आपने आज पैसे मांगे तो मैं आपको हाथों हाथ लौटा भी देता हूं। अब आप समझिए कि मैंने ऐसे 1000 अलग अलग बच्चों से पैसे थोड़े थोड़े, जिसकी जितनी इच्छा है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं, और जो जब मांगेगा मुझे लौटाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अगर सपोज 1000 लोगों से एक एक रुपया लेके 1000 रुपये आए, तो पूरे इस 1000 रुपये को मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं? गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है ऑन एन एवरेज 2-4 लोग तो रोजाना बेसिस पे पैसे मांगने आ ही जाते हैं। I'll have to maintain some cash, at least let's say for example 4%, अगर 4% लोग आते हैं नॉर्मली, और आरबीआई समय के साथ साथ ये परसेंट वेरी कर सकता है, 5, 6, 3। तो मैंने कहा कि जितना पैसा मैंने लोगों से उधार लिया उसका 4% तो मेरे पास कैश होना चाहिए, या तो कैश इन हैंड या विद आरबीआई, ताकि जब भी जरूरत पड़े मैं इमीडिएटली आपको लौटा सकूं। पर मुझे लगता है कि यार कभी कोई आसमानी सुल्तानी आ गई और एकदम से कोई रिसेशन या ऐसा कोई बम बम गिर गया, तो लोग डरेंगे और एकदम से पैसे मांगेंगे। तो कैश इन हैंड नहीं, पर कुछ ऐसी जगह पैसा होना चाहिए जो लिक्विड है, कि मैं चाहूं तो उसको मैं लिक्विडेट करके पैसा बना सकूं। और ये लिक्विड एसेट्स भी सेफ टाइप की होना चाहिए, ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट में लगा दिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मार्केट भी एकदम गिर सकता है। I should invest some of my money apart from my cash in either cash or some unencumbered securities, बिना गिरवी रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अप्रूव्ड सिक्योरिटी, सेफ सिक्योरिटी। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों का परसेंट आरबीआई समय समय पे चेंज करता है, नॉर्मली 4 और 18 से 25 के बीच होता है, सीआरआर और एसएलआर। और ये परसेंटेज लगाना किस पे होता है? द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज ऑफ द बैंक, विच इज नथिंग बट द मनी विच द बैंकर हैज टेकन फ्रॉम द कस्टमर्स। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो नॉर्मली आता है कि इन डिमांड और टर्म लायबिलिटी में क्या चीज शामिल नहीं या शामिल होना चाहिए। पहले ये समझाता हूं, फिर मैं बताता हूं इसका ऑडिट कैसे करते होंगे। ये 5 चीजें हैं जो डिमांड और टर्म लायबिलिटी में शामिल नहीं होगी। आपका पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, आपने कोई आरबीआई से लोन लिया है, रिफाइनेंस कराया है, तो ये सब आपकी डिमांड टर्म लायबिलिटी में नहीं आएगा। सेकंड, कोई अगर आपकी बैड डेट्स रिकवर हुई है तो ये आपकी डिमांड टर्म लायबिलिटी में नहीं आएगा। लोगों से आपने जो पैसे दिए थे वो वापस आ गए, तो सर ये तो इनकम बुक हो गई। तो क्या होता है नॉर्मली जब भी कोई रिकवरी होती है तो इसे इनकम बुक करने की बजाय कुछ समय तक हम उसे सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करके रखते हैं, बैंक टू सस्पेंड, और फिर हम बाद में डिसाइड करके अलोकेट करते हैं कि यार इस पैसे में से कितने इंटरेस्ट की रिकवरी है, कितनी प्रिंसिपल की। तो जब तक ये सस्पेंस में पड़ा हुआ है तब तक ये लायबिलिटी में आ रहा है, पेंडिंग अलोकेशन। तो इसे डीटीएल के बैलेंस में शामिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका पैसा है, आपको लौटाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि आपको सस्पेंस अकाउंट में, लेट्स टॉक अबाउट अनदर सस्पेंस नेचर ऑफ अकाउंट, अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स, डिविडेंड वगैरह का कस्टमर के ब्याज पे पैसा आया है, मुझे कस्टमर को लौटाना है, तो इसको मैंने अभी पेंडिंग रखा है, तब तक सामने वाला आएगा मैं दे दूंगा। तो ये पैसे भी आपको डीटीएल में शामिल नहीं करने हैं। कई बार आपको कोई एडवांस मिलता है अगेंस्ट एलसीज, इंपोर्ट बिल्स, या मार्जिन मनी के फॉर्म में, ये भी आपकी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के फॉर्म में आपने लिया, बैंक गारंटी इशू की, तो सिक्योरिटी के फॉर्म में आपने कुछ पैसे ले रखे।
इन्हें डिटेल में शामिल नहीं करना है। पर ध्यान रखना इसमें करेक्शन है, फॉलोइंग हैव नॉट बीन एक्सक्लूडेड, मतलब इसे डिटेल में शामिल करना है। आपस में जो अपनी ब्रांचेस हैं उसके जो बैलेंसेस में नेट क्रेडिट बैलेंस अगर कोई बचा है, ये नॉर्मली कब बचेगा, सपोज फॉर एग्जांपल एक ब्रांच में आपने 100 रुपए देके एक डीडी बनवाया आईसीआई दिल्ली को देने का, ब्रांच एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, क्योंकि दिल्ली ब्रांच के पास जब आईसीआई डीडी देगी तो दिल्ली ब्रांच को टू कैश करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेंगे, और वो डेबिट करेगी इंदौर ब्रांच को और खाता जीरो हो जाएगा। 100 कस्टमर से मिले, 100 आईसीआई को दे दिए, बैलेंस जीरो हो गया, कमीशन जो भी था अलग से वो कमा लिया। पर जब तक आईसीआई रिकवर नहीं करेगा तब तक ये 100 रुपए जो मुझे मिले ये लाइबिलिटी, और ये दिखेंगे दिल्ली ब्रांच के नाम से, क्योंकि इंदौर ब्रांच ने जब पैसे लिए थे 100 का डीडी बनाने के तो क्रेडिट दिल्ली ब्रांच को किया था, ना कि आईसीआई को, क्योंकि आईसीआई के नाम पे डीडी बनाए पर ड्रॉन ऑन लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली ब्रांच है तो मैं दिल्ली ब्रांच को क्रेडिट कर, तो साल के अंत में जितने लोगों ने डीडी एन कैश नहीं कराए वो पैसे देना बाकी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी और ये मेरा लौटाना जरूरी है, इसलिए इसे डिटेल में शामिल किया जाएगा। सिमिलरली बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय बैंक्स इन इंडिया आर आल्सो लाइबिलिटीज टू अदर्स, और नोस्ट्रो अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट अपन देखेंगे, इसमें कोई पेंडिंग क्रेडिट बैलेंस है तो ये शामिल करना होगा, ये डिटेल में शामिल होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या शामिल होगा, ये होना चाहिए, ये सब नहीं होगा। अब आपको चेक कैसे करना है, तो अब आप देखिए बैंक के डिटेल तो रोज चेंज होगी, इस हिसाब से उसको कैश कितनी रखनी है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कितने इन्वेस्टमेंट रखने हैं ये भी चेंज होते रहेगा। तो इसके लिए आरबीआई आपसे फ्राइडे रिपोर्टिंग मांगता है, फ्राइडे को आपकी डिमांड टर्म लाइबिलिटी और आपका न्यूमरेटर कैश इनकम डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट्स आपके कितने कर रखे इसकी डिटेल आपसे रिटर्न के माध्यम से ली जाती है। तो नेशनलाइज बैंक में क्योंकि डेटा ब्रांच का ब्रांच लेवल पे मेंटेन होता है तो हर ब्रांच को फ्राइडे क्लोजिंग करके एक रिपोर्ट बना के आरबीआई एचओ को देना होती है, एचओ उसे कंसोलिडेट करके ये रिपोर्ट आरबीआई को देता है। ये रेशियो आपको सेंट्रल लेवल पे मेंटेन करना है बैंक एज होल पे, ना कि ब्रांच लेवल पे। तो यहाँ पे सेंट्रल ऑडिटर क्या करता है, रैंडम बेसिस पे साल की 12 डेट लेता है, 12 महीने की 12 डेट, यानी हर महीने की एक डेट। इसमें फ्राइडेज एक्सक्लूड किए जाते हैं, बाकी सारे वीकडेज दो दो कवर किए जाते हैं, तो कोई भी 2 संडे 2 मंडे 2 ट्यूसडे ऐसे 12 डेट्स ली जाती है। और ये 12 डेट रैंडमली स्टैट्यूटरी ऑडिटर सिलेक्ट करके ब्रांच ऑडिटर को देता है और बोलता है इन 12 डेट पे जो ब्रांच ने हमें रिटर्न एचओ को दिया था जिसमें उसने बताया था कि हमारी ब्रांच में इतनी डिमांड टर्म लायबिलिटी, इतनी कैश, इतने अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप चेक कर लो उसके रिकॉर्ड से कि ये सही है या नहीं। नॉर्मली ये सब बुक से निकल के आएगा तो कोई खास चेकिंग होती नहीं है, बट यू विल हैव टू डू दिस पर्टिकुलर चेकिंग एंड देन रिपोर्ट। दिस इज द बेसिक वे ऑफ चेकिंग एसएलआर और सीआरआर रिक्वायरमेंट्स। ये आपका पॉइंट है, चेकिंग ऑफ एसएलआर और सीआरआर। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, डिमांड टर्म लाइबिलिटीज़ में क्योंकि आपने लोगों से लोन दिए हैं तो उस पर ब्याज देने की आपकी जवाबदारी होगी, तो डिटेल में आपको अक्रूड इंटरेस्ट शामिल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी वेदर इंटरेस्ट अक्रूज ऑन डेली बेसिस और नॉट, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आप अक्रू करोगे अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे डिनोमिनेटर बढ़ेगा और न्यूमरेटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो भले ही आप इंटरेस्ट पे मंथली या हाफ ईयरली बेसिस पे करते होगे, बट इस कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेशन डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। और एसएलआर रिक्वायरमेंट में ऑडिटर शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांच। जो सेंट्रल ऑडिटर है उसने कितने ब्रांच ऑडिटर्स से ये एसएलआर की रिक्वायरमेंट चेक की है, तो सारी ब्रांच का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होता है बैंक्स में, कुछ लिमिट्स आरबीआई की उसी का होता है, तो आपको सेंट्रल ऑडिटर को रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि एसएलआर हमने इसी तरह की ब्रांचेस का कवर किया है। देन दिस इज वन एरिया ऑफ एसएलआर सीआरआर। उसके बाद अपन आते हैं बैलेंस शीट आइटम्स पे जिसमें असेट और लाइबिलिटीज पाएंगे। सबसे पहले असेट लाइबिलिटी में वी हैव कैश, बैंक बैलेंस आरबीआई के पास, और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट में। बैंक के पास आइडल कैश होती है तो वो उसे 2-3 दिन के लिए भी कहीं इन्वेस्ट कर देती है। सिमिलरली कभी उसके पास कैश कम होती है लिक्विडिटी के लिए तो 2-3 दिन के लिए भी बोरो कर लेती है, तो उधर लाइबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ पे कैश बढ़ेगी। ये कैश इन हैंड नहीं होती है, मनी एट कॉल नोटिस होता है। तो आपने लोन ले लिया है, पैसा नहीं आया है, आपको जरूरत पड़ी तो आप सामने वाली बैंक को फोन करके जिससे लोन लिया बोल सकते हो और कैश भिजवा दो, अदरवाइज बुक्स में एंट्री हो जाती है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, बहुत ही रूटीन से प्रोसीजर्स है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक बार खुद गो थ्रू कर लीजिए। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मैंने बता दिया। अप्रोच बेसिकली आपकी क्या है, यू हैव टू डू वेरिफिकेशन ऑफ 2 बेसिक मैटर्स, असर्शंस, एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस। सारी कैश आ गई है और एग्जिस्ट करती है नहीं, ये चेक करना है। तो कैश वुड बी अपियरिंग इन बैलेंस शीट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस। However, no bank account requiring reporting except in branches with treasury operations. नॉर्मली बैंक का बैंक अकाउंट नहीं होगा, कैश इन हैंड ही होगी। एसबीआई के यहाँ बैंक अकाउंट क्या होगा, तो ट्रेजरी ऑपरेशंस में मैनेज होते हैं उनके बैंक अकाउंट। मनी एट कॉल नोटिस, शॉर्ट नोटिस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हैंडल होती है। तो एक्सेस कैश कोई भी ब्रांच खुद नहीं में इन्वेस्ट करती है, वो उसे करेंसी चेस में बेच देती है। और नॉर्मली फिर हमारी कोई ट्रेजरी ब्रांच होती है जो हमारे क्या करती है, एक्सेस कैश एट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड लेवल्स को मैनेज करती है। तो ट्रेजरी ब्रांच पे ही आपको वो ऑपरेशंस मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस के चेक करने को मिले।
प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है ये देख लीजिए, बैलेंस विद अदर बैंक रिकंसाइल कर लीजिए इंक्लूडिंग विद आरबीआई, और प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, बीआरएस वगैरह बन रहा है अगर आप और किसी को कैश दे रहे हो वो चेक कर लो। कैश में क्या करोगे, फिजिकल वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग जो आपकी कैश कहाँ पे रखी हुई है, एटीएम्स वगैरह पे रखी गई है, और इसको रजिस्टरों से भी मैच करना चाहिए। आरबीआई के साथ अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, हर ब्रांच नहीं करेगी क्योंकि एचओ लेवल पे होगा, तो आप वहाँ पे वो चेक कर लीजिए, बैंक से कंफर्मेशन ले लीजिए और देख लीजिए अनरिकंसाइल्ड बैलेंसेस कोई भी है क्या। कहा गया है कोई भी क्रेडिट डेबिट एंट्री जिसमें 15 दिन से ज्यादा अनरिस्पॉन्स रहा है तो दैट इज समथिंग विच इज क्रिटिकल, ऑडिटर उसको फोकस करके हाईलाइट करेगा अपनी रिपोर्ट। अदर देन आरबीआई के पास अगर आपका बैलेंस है तो वापस से रिकंसिलिएशंस ले लीजिए और देख लीजिए पैसे का लेन देन प्रॉपर है। लार्ज ट्रांजैक्शन में देख लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है, सिर्फ दिखावे का जर्नल एंट्री तो नहीं। मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस जहाँ पे भी जो ब्रांच मेंटेन करती है प्रॉपर ऑथराइजेशन है, वेरीफाई कर लीजिए, सर्टिफिकेट देंगे तो आप इन्वेस्ट करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेंगे, एग्रीगेट बैलेंस चेक कर लीजिए और रीपेमेंट्स वगैरह हैं या नहीं वो देख लीजिए। बस पढ़ दिया मैंने, कुछ खास नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज अनदर गुड एरिया ऑफ ब्रांच जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर ब्रांच इन्वेस्टमेंट करती है, नॉर्मली हर ब्रांच इन्वेस्टमेंट नहीं करती, स्पेसिफाइड ब्रांचेस होती है जो बैंक के बिहाफ पे सारे इन्वेस्टमेंट्स करती है। आपको क्या चेक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर बैंक इन्वेस्टमेंट कर रही है, लार्ज सेल होगा तो बड़े इंटरनल अच्छे कंट्रोल्स होना चाहिए। आपके इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन करना होगा। नॉर्मली इनकी एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी, एक एसेट लायबिलिटी कमेटी या इन्वेस्टमेंट कमेटी होगी जो सारे डिसीजंस लेंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस होती है कि बैंक कितना पैसा कहाँ इक्विटी मार्केट में अदर मार्केट में लगा सकती है, लिमिट्स होती हैं तो आपको वो देखना है, प्लस पॉलिसी में आपको कंट्रोल्स चेक करने, ऑब्जेक्टिव्स चेक करने। नॉर्मली ये डिपार्टमेंट अलग ही होता है, यानी नॉर्मल ब्रांचेस में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं, सेग्रीगेटेड होता है। जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स आरबीआई के पास किए गए हैं उसमें आरबीआई आपको क्या करती है, तो एक सब्सिडरी जनरल लेजर होता है विद पब्लिक डेट ऑफिस। जैसे रेपो, रिवर्स रेपो जो बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स रेपो आरबीआई इशू करती है, आप खरीदते हो तो इसमें आरबीआई आपको ब्याज देती है। तो एक्चुअल फिजिकल बॉन्ड्स नहीं मिलता है, ये डीमैट में भी नहीं होता है, ये आरबीआई का खुद का एक लेजर होता है पब्लिक डेट ऑफिस का, वहाँ पे एंट्री हो जाती है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो और उससे क्रॉस चेक कर सकते हो आरबीआई के लिए। अदरवाइज दूसरे जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी आप क्या कर सकते हो, ओनरशिप के लिए उसकी सिक्योरिटीज चेक कर सकते हो, मे बी एक तो ब्रोकर नोट देख लेना और डीमैट है तो डीमैट के खाते से देख लीजिएगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स आपको करना पड़ेगा। आरबीआई के पास है तो वो पब्लिक डेट ऑफिस से वेरीफाई हो जाएगा। किसी थर्ड पार्टी बैंक के पास है, जैसे बैंक रिसिप्ट वगैरह होती है, तो वो बैंक से आप वेरीफाई कर सकते हो। प्रॉपर ट्रांसफर डीड्स आपके नाम पे होना चाहिए, कब, अगर आपने कोई भी ट्रांसफर किया और उसका अभी ट्रांसफर पेंडिंग है। वैल्यूएशन आपको कैसे चेक करना है, तो आरबीआई अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करती है। यहाँ पे भी नॉर्मली हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तीन कैटेगरी होती है। 90 दिन में आप जिनमें ट्रेड करते हो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, उसे फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है। जिसे आप मेच्योरिटी तक रखोगे, रिडम्पशन तक, वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सॉरी हेल्ड टू मेच्योरिटी है, उसे कॉस्ट पे कैरी किया जाएगा, कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो बुक किया जाएगा। इसके अलावा बाकी सबको अवेलेबल फॉर सेल बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी जो होती है उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। अगर कोई लॉस है तो पीआरएल में बुक कर देते हैं, पर गेन होता है तो फिर उसे रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, आपको आरबीआई की गाइडलाइंस का कंप्लायंस करना है और इन एएस अगर कोई लग रहा है तो वो देखना है। इसमें जो इनकम वगैरह आएगी, टीडीएस वगैरह कटेगा, वो आपको चेक करना पड़ेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर बैंक पीएमएस सर्विसेज देती है, यानी क्लाइंट का पैसा लेके उसे इन्वेस्ट करती है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक के इन्वेस्टमेंट से अलग होना चाहिए, उसके अलग इंटरनल कंट्रोल्स और उसके रिकॉर्ड्स अलग होना चाहिए। सिमिलरली अगर बैंक ने किसी और कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि किसी और के बिहाफ पे कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो फिर वो भी सेपरेट होना चाहिए। तो खुद के इन्वेस्टमेंट अलग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लाइंट के अलग, और किसी और के बिहाफ पे एज नॉमिनी इन्वेस्टमेंट किए तो वो अलग होना चाहिए। आरबीआई कहती है कि अगर पीएमएस सर्विसेज है तो उसका सेपरेटली आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, किससे, एक्सटर्नल ऑडिटर से। तो उसके सारे इन्वेस्टमेंट की भैया आपने एज पर जो पॉलिसी आपकी पीएमएस की जो आपने कमिट किया था कस्टमर को, उसके हिसाब से यानी उसका सेपरेट ऑडिट करवाइए और उसकी रिपोर्ट दिलवाइए। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको क्लासिफाई करना है फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल टू हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, तो बोर्ड के अप्रूवल से ही होगा। इसके अलावा कोई क्लासिफिकेशन है तो आपने इंटर में पढ़ा होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ईयरली आप नहीं, इजीली आप नहीं कर सकते। प्लस यू शुड डू हाफ ईयर रिव्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या वो आपकी ओवरऑल पॉलिसी के अंतर्गत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये हमारा बैंक ऑडिट का एक पार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट्स का। और अब सबसे बड़ा पार्ट अब आपके सामने आएगा, विच इज बेसिकली ऑडिट ऑफ एडवांसेस। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपन सबसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एडवांसेस। बहुत सारे डिस्कशन करते हैं एडवांसेस में। सबसे पहले एडवांस का मतलब क्या होता है, बैंक जो पैसे लोगों को देती है उधार के फॉर्म में, उसे बोलते हैं एडवांस। तो नॉर्मली एडवांस इज एन असेट, लोन शब्द यूज किया जाता है जब अपन लेते हैं, तो जो सामने वाले के लिए लोन है, बैंक के लिए असेट, दैट इज एडवांस। एडवांस में आप एक ब्याज चार्ज करोगे जो आपकी इनकम है, प्रोवाइडेड सामने वाला रीपे करते रहे, आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करोगे। पर अगर रीपेमेंट रेगुलर नहीं है बैंक के केस में, 90 डेज से ज्यादा, मोर देन 90 डेज,
अगर कोई भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट या चार्ज ड्यू होने के बाद अनपेड रहता है तो 91st डे पे खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई होता है। इसके 3 इंपैक्ट होते हैं। पहला, आज के बाद से इस पे अक्रूवल बेसिस पे इनकम बंद, जब तक ये परफॉर्मिंग वापस ना हो जाए, जो कि हो सकता है रेगुलर होने पे। अदरवाइज अब जब पैसा मिलेगा ब्याज का तभी इनकम बुक होगी। बैंक के पास पॉलिसी होती है कि पैसा मिले तो पहले प्रिंसिपल या पहले इंटरेस्ट जहां चाहे एलोकेट कर सकती है। नॉर्मली बैंक इंटरेस्ट के अगेंस्ट पहले एलोकेट करती है। दैट्स अनदर एस्पेक्ट। दूसरा, क्योंकि ये लोग पैसे रेगुलरली नहीं दे रहे तो चांस है बैड डेट होने के, तो आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना पड़ेगा। और तीसरा, अभी तक अगर आपने इसमें कोई इनकम अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट की बुक करी है और वो अभी तक पे नहीं हुई है तो बेहतर है आप उसे रिवर्स कर दो। इसे कहा जाता है रिवर्सल ऑफ इनकम। ये 3 इंपैक्ट जो आप दे रहे हैं, दिस इज एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, IRAC. It is also relating to classification of advances between performing and non-performing. अब इसमें जितना एडवांस पुराना होते जाएगा उस पर प्रोविजनिंग उतनी बढ़ती जाएगी। तो असेट क्लासिफिकेशन बिटवीन नॉन परफॉर्मिंग असेट इज फर्दर सब क्लासिफाइड एज सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। जो आपने इंटरमीडिएट में देखा होगा, उसकी प्रोविजनिंग हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेट क्या है किसके, बट समय के साथ साथ इस पर प्रोविजन बढ़ते जाएंगे। ये सब चेक करने के लिए शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद कि अगर हमने एडवांसेस दिए हैं तो हमें इंटरनल कंट्रोल्स इवैल्यूएट करना पड़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल प्राइमरीली आप यूं सोचो कि अगर कोई भी एडवांस दिया जा रहा है तो बैंक की खुद की एक क्रेडिट अप्रेजल की डॉक्यूमेंट पॉलिसी होती है कि कोई भी एप्लीकेशन आए तो इन मापदंडों पे हमें चेक करना है। तो आप चेक करो क्रेडिट अप्रेजल पॉलिसी के अगेंस्ट सब चेकिंग हुई है नहीं। फिर अप्रूवल जो देने वाली अथॉरिटी है उसकी लिमिट्स होती है, ब्रांच मैनेजर की, रीजनल ऑफिसर की, इन सब की लिमिट्स होती है, विद इन दैट ही दिया गया। लोन के कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो हमारे पास आए या नहीं आए, और जो भी टर्म्स हैं बैंक की विद रिस्पेक्ट टू सैंक्शन लेटर में जो दी जाती है, एंड यूज ऑफ फंड्स किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, उसका कंप्लायंस हुआ या नहीं। उसके बाद आपको गिरवी रखी जो सिक्योरिटी है उसका वैल्यूएशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वगैरह करना पड़ेगा, और फिर ऑपरेशंस आपको बुक्स में अकाउंटिंग करके अकाउंट्स के ऑपरेशन रिव्यू करने, और समय समय पे अकाउंट्स को रिव्यू करते रहना है, कहीं नॉन परफॉर्मिंग तो नहीं हो गया। इसके अलावा ऑडिटर क्या सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाएगा? तो सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम में मास्टर डेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सही अपडेट हुआ है ये चेक कर लीजिए। नॉर्मली एक कस्टमर कितने लोन लेगा वो सब एक कस्टमर आईडी से टैग होते हैं, इसका कारण आप एनपीए क्लासिफिकेशन में समझेंगे। सारे बड़े एडवांसेस जो कि डिफाइंड होते हैं कुछ लॉजिक्स पे, उसको आपको चेक करना चाहिए। प्रॉब्लम अकाउंट क्या क्या चेक करोगे आप? तो इसमें बेसिकली सब्सटेंसिव प्रोसीजर में सारे बड़े खाते, जो खाते एनपीए हो सकते हैं या हो चुके हैं या जिनमें रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, या जिस पे ऑडिटर ने कभी नेगेटिव रिमार्क कॉन्करेंट ऑडिटर या पास्ट ऑडिटर ने दिया है, या जो क्विक अर्ली मोर्टालिटी अकाउंट्स हैं जिसमें आपको लग रहा है कि लोन देने के 12 महीने के अंदर अंदर ही खाता एनपीए हो गया, इन सबको आपको खास तौर पे ध्यान देके चेक करना है। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर वुड हैव एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन दीज एरियाज। देन रिकवरेबिलिटी कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए हम जिसने पैसा बोरो किया है उससे रेगुलर बेसिस पे स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। वर्किंग कैपिटल है तो पीरियोडिक स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट मंगाएंगे अगर लोन 1 साल से ज्यादा का है तो। इसके अलावा हो सकता है वहां पे हमारे इंस्पेक्टर्स जाते हो बोरोवर के यहाँ पे और इंस्पेक्शन करते हो तो उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। और आरबीआई कहता है कि एनी बोरोवर एंजॉइंग वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ 10 lakhs और मोर इज एडवाइज्ड टू गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंड सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट। वी शुड एज एन ऑडिटर चेक दैट। एलआईसी के कभी भी लोन मिला है तो ध्यान रखना सरेंडर वैल्यू से ज्यादा नहीं हो, पॉलिसी इन्फोर्स होना चाहिए, रिन्यूअल रेगुलर होना चाहिए प्रीमियम का, और उसके अगेंस्ट एंडोर्समेंट होना चाहिए इन द फेवर ऑफ द बैंक, तभी आप वो लोन दे सकते हैं। सबसे बड़ा डिस्कशन है एडवांसेस के अंतर्गत नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। काफी कुछ आप लोग जानते होंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो सुनने की है यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले खाते को एनपीए क्लब क्लासिफाई किया जाता है। तो देखो बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम में डेवलप्ड होता है कि एनपीए कब क्लासिफाई करेंगे। रूल होता है मोर देन 90 डेज ओवरड्यू तो एनपीए, या आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज। आउट ऑफ ऑर्डर थोड़ा समझा देता हूं इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने कोई कैश क्रेडिट लिमिट ली है जिसमें ऐसा नहीं है कि एक बार 1 करोड़ का लोन ले लिया भोले वाले पे कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन लोन या फिर व्हीकल लोन या फिर पर्सनल लोन में होगा। सीसी में होता है कि 1 करोड़ का लोन लिया, आपने माल खरीदा, बेचा, पैसे आए जमा कर दिए, फिर निकाला, फिर पैसे आए जमा कर दिए, तो ये करंट अकाउंट जैसे चलता है, इसमें कभी भी विड्रॉल बंद नहीं होते। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि एक साथ आ गया और रीपे करना है, नहीं किया तो 90 दिन बाद खाता ओवरड्यू। यहाँ तो आज पे होगा कल निकलेगा, आज पे होगा कल निकलेगा, ऐसा चलेगा।
तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। इसे आउट ऑफ ऑर्डर मानने पर एनपीए क्लासिफिकेशन अट्रैक्ट हो सकता है। कब आउट ऑफ ऑर्डर होगा? दो केस में। नंबर वन, जब इसमें कोई ब्याज जो डेबिट हुआ है खाते में आपके, आपने पे नहीं किया। मतलब कैसे मानेंगे पे नहीं किया? जितना ब्याज खाते में लगा है उतना पैसा आपने जमा नहीं किया ब्याज लगने के बाद 90 दिनों तक, तो 91st डे पे खाता एनपीए। आउट ऑफ ऑर्डर होने का पहला कारण ब्याज लगा और पे नहीं किया। दूसरा कारण आपका अकाउंट कांस्टेंट 90 डेज तक ड्राइंग पावर के ऊपर रह गया। सीसी लिमिट जब आप लेते हो तो आप बताते हो कि भाई मेरे पास 1 करोड़ का स्टॉक रखा है, तो मार्जिन मनी काट के 20% लेट से 80 लाख की लिमिट सैंक्शन करवा लो। पर स्टॉक जरूरी नहीं है साल भर 1 करोड़ रहे, समझो 6 महीने बाद 50 लाख हो गया तो आपको बैंक को बताना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगी? फिर आपकी लिमिट कम करके 40 लाख कर देगी। पर मेरा पहले से ही खाता ड्रॉन है लेट से 70 लाख का, अब लिमिट एकदम से आधी हो गई है तो मुझे रीपे करना पड़ेगा। आपको इसे विद इन 40 लाख लाना होगा, नहीं लाए तो माना जाएगा योर अकाउंट इज ऑलरेडी ओवरड्रॉन अबव द ड्रॉइंग पावर एंड इफ दिस कंटिन्यूज फॉर मोर देन 90 डेज योर अकाउंट विल बी एनपी। तो कब ओवरड्रॉन माना जाएगा, सॉरी आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा आपका खाता? जब नंबर वन, ब्याज जो लगा है वो पे नहीं हुआ है, या फिर ड्रॉइंग पावर से ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। एनपीए कब होगा? व्हेन इट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर कॉन्जिक्यूटिव, लगातार मोर देन 90 डेज। ये सीसी लिमिट और ओवरड्राफ्ट के केस में एप्लीकेबल होगा। ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन यूजुअली स्टॉक स्टेटमेंट और डेटर स्टेटमेंट के बेसिस पे होता है। इसके अलावा आपने कोई एजुकेशन या ऐसे लोन देते हो तो ठीक है, हम अपडेट लेंगे कि भैया पढ़ाई चल रही है, रिजल्ट बता दो। वैसे ही कंपनी कोई प्रोजेक्ट लोन लेती है तो उससे हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाते हैं, उसके स्टेटमेंट मंगा के खाते को रिव्यू किया जाता है। ड्यू डेट ऑफ स्टेटमेंट सबमिट करने से 180 दिन तक अगर रिव्यू नहीं हुआ तो खाता एनपी होएगा। यहाँ पे ये 90 दिन लिमिट नहीं लगती है। इनका लॉजिक ये होता है कि भैया रिन्यूअल के लिए हमें जो ड्यू डेट दी है उसमें 3 महीने तक एक्सटेंशन अलाउड है, उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर खाता माना जाएगा कि खराब हो गया, और फिर 90 दिन की रूल लगे कि 90 दिन बाद खाता एनपीए हो जाएगा। सेम इसी तरह से स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह आने थे और नहीं आए तो उस केस में इसे मानते हैं टेम्पररी डेफिशिएंसी इन अकाउंट। वर्किंग कैपिटल लोन में हम स्टॉक डेटर स्टेटमेंट मंगाते हैं, नहीं आए तो 3 महीने पुराने स्टेटमेंट तक काम चल जाता है, उसके बाद खाता माना जाएगा कि इट इज इरेगुलर और फिर 90 डेज बाद एनपी होगा। यानी इफेक्टिवली स्टॉक स्टेटमेंट आया तो 3 महीने तक तो उसी से काम चला, उसके बाद भी अगर नया स्टेटमेंट नहीं आया तो 90 दिन बाद खाता एनपी होगा। यानी इफेक्टिवली 6 महीने हो गए, 3 मंथ्स प्लस 90 डेज। इसे बोलते हैं टेम्पररी डेफिशिएंसी की अकाउंट रिन्यूअल नहीं होना है, स्टॉक स्टेटमेंट समय पे नहीं आने के कारण खाता एनपीए होना। अब इस पूरे एनपीए के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे या तो 90 दिन वाला रूल नहीं लगता है या खाता एनपीए नहीं होता है भले ही 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो गया। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस। ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी में कोई स्पेशल रूल नहीं है, नॉर्मल एनपीए। आपके एडवांस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर गारंटी है और खाते पे अकाउंट पे लोन रीपे नहीं हुआ और आपने गारंटी इन्वोक कर दी, यानी कि आपने बोला सरकार को कि भैया इसने पैसे नहीं दिए आप दो मुझे, और सरकार ने मना नहीं किया, अंडर वैल्यूएशन है, पर इस पीरियड के दौरान 90 दिन क्रॉस हो गए, ओवरड्यू हुए, तो खाते को एनपीए क्लासिफाई मत करना, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, सरकार की गारंटी है पैसा आ जाएगा। लेकिन इनकम कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगी और अक्रूवल इनकम जो रिकॉग्नाइज की थी पास्ट में जो रिकवर नहीं हुई है उसको रिवर्स भी करना होगा। तो 3 में से एक चीज नहीं होगी एनपीए क्लासिफिकेशन पर, कैश बेसिस और रिवर्सल ऑफ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अनरियलाइज्ड इनकम विल हैव टू बी डन। बुक्स में खाता एनपीए नहीं दिखेगा, प्रोविजन नहीं बनेगा। एग्रीकल्चर एडवांस के केस में 90 डेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता है, यहाँ पे क्रॉप सीजन चलता है। क्यों? क्योंकि अगर एक फार्मर ने एग्रीकल्चर लोन लिया और रीपे नहीं कर पाया तो अगर वो उसने आज रीपे नहीं किया है तो वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगले क्रॉप सीजन के बाद ही रीपे कर पाएगा, उसके पास और कहां से पैसा आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर फार्मर ने लोन लिया है जो भी क्रॉप के लिए, वो क्रॉप साल में कितनी बार होता है। तो मैंने अगर सपोज गेहूं के लिए लोन लिया है, गेहूं की फसल डालने के लिए, तो साल में गेहूं की फसल एक ही बार होती है, तो इसे कहा जाएगा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो अगर आपने इस फसल से लोन रीपे करने की बात की थी, नहीं कर पाए, तो अगली फसल की जो ड्यू डेट है तब तक ये लोन रीपे नहीं हुआ तो खाता एनपी होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर 90 दिन नहीं देगा। और सपोज मैंने फसल चिलीज या मिर्ची की डालने के लिए ली जो साल में 2 बार होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपको ये कहा जाए कि भैया आपने चिलीज के लिए लोन लिया और ये फसल 2 बार होती है, तो अगर आपने 6 महीने की फसल का लोन रीपे नहीं किया तो अगली फसल खत्म होने पे आपको लोन रीपे करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 2 क्रॉप सीजन मिलेंगे, यानी अगली फसल और फिर उसकी अगली फसल, इफेक्टिवली 1 साल पूरा हो जाएगा अगर 6-6 महीने की 2 क्रॉप सीजन। ये लॉजिक से यहाँ पे चलता है, 90 दिन का रूल नहीं लगाया जाता है, इसलिए बोलते हैं एग्रीकल्चर एडवांस इज एन एक्सेप्शन टू द 90 डेज रूल। इसके अलावा और भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं एनपीए क्लासिफिकेशन के, जैसे एनपीए क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज होता है ना कि फैसिलिटी वाइज। मैं एक कंपनी हूं और मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, टर्म लोन, अलग अलग लोन दे रखे, एक बिल भी डिस्काउंट कराया था।
वो बिल डिस्काउंट होने की ड्यू डेट पे पे करना था, छोटा सा बिल था, पेमेंट नहीं आया तो मुझे देना था, मैंने भी नहीं दिया, 90 दिन क्रॉस हो गए, बाकी सब कुछ रेगुलर रीपे हो रहा है, पर अगर ये एक बिल एनपीए हो गया तो मेरे जितने उस बैंक में खाते हैं उस बैंक में सारे एनपीए। ध्यान रखना एनपीए क्लासिफिकेशन बैंक वाइज होता है, पर एक बैंक में एक बोरोवर की एक भी फैसिलिटी यानी लोन एनपीए हो गया तो उसके सारे लोन एनपीए हो जाएंगे, क्योंकि रिस्क ऐसा नहीं होगा कि ये बोरोवर बिल पे करने में ना गड़बड़ करेगा दूसरे लोन पे कर देगा, ऐसा नहीं है, अगर गड़बड़ है तो सब में हो सकता है। लेकिन अगर दो बैंक ने जॉइंट लोन एक बोरोवर को दिया है जिसमें से एक बैंक पे प्रीपेमेंट नहीं आया दूसरी के पास आ रहा है, तो इसने एनपीए क्लासिफाई किया तो दूसरे को एनपीए क्लासिफाई नहीं करना, इसे बोलते हैं कंसोर्शियम एडवांस में एनपीए क्लासिफिकेशन इज डन बाय बैंक्स रिस्पेक्टिवली एंड नॉट बेस्ड ऑन द लीड बैंक और द मेन बैंक। एवरी बैंक विल इंडिविजुअली सी द रिकवरी पैटर्न एंड देन क्लासिफाई द अकाउंट एज एनपीए। कई बार ऐसा होता है कि खाता एनपीए होने के बचाने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट डेट के पास दूसरा नया कोई लोन देके पुराने लोन को रीपे कर देते। तो एक लोन में ड्यू डेट 90 दिन से ऊपर होने वाली थी, तो बैंक ने एक नया ऑडी सैंक्शन करके पुराने में रीपेमेंट करा दिया, नया ऑडी अभी मार्च में सैंक्शन हुआ है तो उसमें 90 दिन का कंसेप्ट ही नहीं आया। आरबीआई कहता है ऑडिटर को देखना है अगर नियर द बैलेंस शीट डेट कोई खाते रेगुलराइज हुए और जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड नहीं है, बैंक से ही कोई फाइनेंस लेके रीपे किया है, तो आप उसे एनपीए क्लासिफाई कर दो, भले ही वो टेक्निकली एनपीए नहीं है क्योंकि पैसा आ गया, पर एक्चुअल में वो सिर्फ दिखावे का पैसा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कोई भी खाता अगर रिस्ट्रक्चरिंग में जाता है आफ्टर स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, रिस्ट्रक्चरिंग दो तरह की होती है, एक रीशेड्यूलिंग जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो पैसे पहले से देने थे अभी भी उतने ही दे रहे हैं, ब्याज भी उतना ही दे रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि हमारी किस्त थोड़ी बढ़वा रहे हैं, छोटी कर रहे हैं इंडिविजुअल अमाउंट और समय बढ़ा रहे हैं ताकि हम आसानी से पे कर सके, इसमें रीशेड्यूलिंग है, ये नहीं रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब मैंने बोला भैया मैं तो इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा डिस्काउंट दो या तो ब्याज में या प्रिंसिपल में कम करो, बैंक मान गई रिस्ट्रक्चर कर दिया, ऐसे केस में आपका खाता एनपीए होगा ही होगा, भले ही वो पहले स्टैंडर्ड था रेगुलर था पर रिस्ट्रक्चर हुआ तो एनपीए होगा अगर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद कोई भी खाते को रिस्ट्रक्चर किया। इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग करके आप खाते को बचा नहीं पाओगे एनपीए होने से, इसमें तो एनपीए होना तय है। चलिए तो और अगर वो ऑलरेडी एनपीए है तो वो एनपीए कंटिन्यू करेगा। ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, एक बार खाता रेगुलराइज हो जाए सारे रीपेमेंट आ जाए तो फिर आप उसे अपग्रेड करके पीए कर सकते हो। ध्यान रखना रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट साल भर तक पीए नहीं होगा, रिस्ट्रक्चरिंग इस साल हुई है तो उसको परफॉर्मिंग एसेट इस ईयर एंड पे नहीं कर पाओगे, अगले साल ही आप कर पाएंगे। जो असेट आपके एनपीए क्लासिफाई हो जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, जिसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, बाकी सबको कहते हैं स्टैंडर्ड असेट। प्रोविजन स्टैंडर्ड असेट पे भी बनता है एक रेट से जो कि प्रिस्क्राइब्ड है 0.40, पर कुछ केस में 0.251 भी होता है, बाकी सब में आपको स्टैंडर्ड असेट्स पे नॉर्मली 0.40 ऑन ब्लैंकेट बेसिस बनाना होगा। इन सब के अलावा अगर आपके पास कोई एनपीए रखा है और आप बेचना चाहते हो तो अरुण जेटली साहब ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, उसमें कहा था कि एन एनपीए कैन बी सोल्ड बाय अ बैंक प्रोवाइडेड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, आपकी बुक्स में 2 साल से कम रखा हुआ है, आप इसे कैश बेसिस पे बेचोगे, आप जो बेचोगे उसको विदाउट रिकॉर्ड्स बेचोगे, यानी आपके सर पे कोई बैड डेट वगैरह का रिस्क नहीं रहना चाहिए, गया आप उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बेचे हुए को आप वापस कभी भी खरीद नहीं सकते। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप अपना एनपीए किसी दूसरी बैंक को बेच सकते हो। कोई दूसरी बैंक क्यों खरीदेगी सस्ते में? मेरे पास सपोज फॉर एग्जांपल किसी से 100 रुपए लेने थे, दे ही नहीं रहा है, मैंने मेरे दोस्त को बोला यार तू रिकवर कर ले, उसकी वसूली बहुत मजबूत है, मैंने उसको बोला तू ले ले, तू मुझे 100 दे दे, उसने बोला भाई मैं ले लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे असाइन कर दे पर मैं दूंगा तुझे सिर्फ 50। मैंने बोला चल ठीक है, जो आया वही ठीक, और वो हो सकता है उससे ज्यादा रिकवर कर ले, उसकी कैपेबिलिटीज है, तो इसलिए सेल हो सकती है। अगर कोई एनपीए आपने सेल किया है तो उस केस में जो बुक वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा मिला तो प्रॉफिट पीओरएल में नहीं जाएगा, दूसरे एनपीए पे प्रोविजन बनाने के काम आएगा, पर कम में बिका है तो जो लॉस है इमीडिएटली पीओरएल में जाएगा। खरीदने वाला इसे परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई करेगा, इस पे प्रोविजन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है स्टैंडर्ड एसेट का, और इसमें जो भी पैसा आएगा वो पहले प्रिंसिपल के अगेंस्ट और बाद में ही ब्याज के अगेंस्ट में रिकवर किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है सेल परचेज ऑफ एनपीएस में। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इसलिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। ये आपका एडवांसेस का जितना डिस्कशन अपने सिलेबस में है उतना मैंने कवर कर दिया, ऐसे बहुत सारी बातें और हो सकती है, इंटर में भी होता था। फिक्स एसेट में नॉर्मली आप क्या चेक करोगे, यूजुअल जो चेकिंग होती है वो कर लीजिएगा, देयर इज नथिंग मच हियर, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट भी नहीं है। ये आप अपडेट बेसिकली ये देख लीजिए, एचओ और जेरो के रिकॉर्ड्स होते हैं तो आप देख लेना। अदर एसेट्स के वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, एक इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है, एक ब्रांच का कोई पैसा आया है दूसरी ब्रांच के बिहाफ पे उसने लिया है तो वो उस ब्रांच को क्रेडिट करेगी, एचओ लेवल पे रिकनसाइल होगा। डीडी का मैंने एग्जांपल लिया था, अनरिकनसाइल्ड बैलेंसेस को ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए, एचओ से पूछना चाहिए क्यों अनरिकनसाइल्ड है, कोई पुराने बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, इसे डीटीएल में ऐड किया जाता है एसएलआर की रिक्वायरमेंट। स्टेशनरी और स्टैंप अगर आप खरीदते हो तो इसे खर्चा बुक करना, पर एक्सेप्शनली हाई एक्सपेंडिचर है और बहुत सारी स्टेशनरी इस साल यूज ही नहीं हुई, चेक प्रिंट करा है खूब सारे मार्च में, पड़े हुए हैवी एक्सपेंडिचर है, तो फिर आप जितना भी चेक यूज अनयूज्ड है उन सबको असेट बुक कर सकते हो ऑन द बुक्स एज स्टेशनरी स्टैम्प।
फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा ऑडिटर, ध्यान रखेगा कि ऑब्सोलीट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि डीडी बुक वगैरह गुम गई तो लोग फॉर्जरी कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग असेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम, यानी कि आपने किसी को लोन दिया, रुपए नहीं दिए उसने, तो उसने गिरवी रखी थी, उसकी जमीन आपने जब्त कर ली, इसे कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम। आपको इसे यूज करने की परमिशन नहीं है, आप सिर्फ इसे बेच के ही पैसे रिकवर कर सकते हो, इसलिए इसका वैल्यूएशन कितने पे होगा, इसकी नेटबुक वैल्यू है या नेटबुक वैल्यू ऑफ एडवांस व्हिचएवर इज। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है अपने पास में है या नहीं है, बेचा है या नहीं है, और इसको बेचने का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं कैपिटल और लिक्विडिटी। कैपिटल में आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चेक करना है। बेसल 3 नॉर्म्स के अंतर्गत कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। इंटरनेशनल नॉर्म्स है, पूरी एक ग्लोब में लगते हैं, जो बेसिकली इंश्योर करना चाहते हैं कि बैंक के यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बने, जिसके अंतर्गत क्या हो, स्ट्रेस एब्जॉर्ब करने की बैंक की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए ये कहते हैं कि देखो, किसी भी धंधे में अगर ओनर खुद बैठता है तो उसमें रिस्क कम है। सिमिलरली कोई भी बैंक में अगर ओनर का पैसा ज्यादा लगेगा तो अपने आप रिस्क कम होएगा, क्योंकि वो अपना पैसा नहीं डुबाना चाहेगा। तो देयर शुड बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल अगेंस्ट योर एडवांसेस। तो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ कैपिटल टू योर टोटल असेट्स, जिसमें आपके असेट्स लाइक कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, जिसमें रिस्क नहीं है, उनको जीरो वेट देते थे। एडवांसेस जो आपने दिए उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है तो उन पे वेट 100% दे देंगे। ऐसे सारी एसेट पे रिस्क वेट देके डिनोमिनेटर निकालेंगे, उसका आपको बोलेंगे 9%। कुछ नेशनलाइज बैंक को 8% आपकी कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, विच इज टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 परमानेंट नेचर की, टीयर 2 थोड़ी नॉन परमानेंट, कम परमानेंट नेचर की, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह 5 साल से ऊपर, वो सब इंटर में पढ़ते थे, यहाँ पे वो सब नहीं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी हमेशा कैपिटल इतनी मेंटेन रहे, आपके रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% 9% जो भी है। इससे क्या फायदा होगा, बेसिकली ओनर का पैसा फंसा हुआ हमेशा रहेगा, तो रेकलेस लेंडिंग नहीं होगी कि किसी को भी पैसा दे दिया क्योंकि डूबेगा तो ओनर को भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ औरों का नुकसान। तो ये बेसल 3 के नॉर्म्स के अनुसार है। इसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है कैपिटल रेशियो प्रिस्क्राइब करने का? ए, आप शॉक एब्जॉर्ब कर सको, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट करो, ताकि आप लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को या वही लोन दो जिसमें रिस्क वेट कम है, ताकि आपको कैपिटल खुद की कम लाना पड़े और ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। Then there is something called as stress testing framework. Every bank should have a framework where they should do stress, as in stress testing की कभी एकदम से सारे लोग रुपए मांगने आ गए तो मेरे पास क्या लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रहेगी या नहीं, इसे स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। इसको समय समय पे आपको टेस्ट करते रहना चाहिए, इससे आपको पता पड़ेगा कि आपकी बैंक की सॉल्वेंसी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। कैसे चेक करना है? सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का देख लो, अलग अलग फॉर्मेट देख लो आपके कैपिटल के, और एमओए वगैरह देख लो, उससे कंपेयर कर लो कि भैया कैपिटल रिक्वायर्ड जो है वो है या नहीं है। ये इसका फॉर्मूला है कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नॉर्मल चेकिंग है, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे। डिपॉजिट में नॉर्मल चेकिंग होती है। बस मैं आपको ये बता दूं, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, बैंक जनता से जो पैसे लेती है डिमांड बेसिस पे या टर्म बेसिस पे, ये डिपॉजिट, उस पर बैंक ब्याज देती है। इसमें आपको सिर्फ ये चेक नहीं करना है कि ब्याज की अकाउंटिंग सही हुई या नहीं है, आपको ये भी चेक करना है कि भैया जिसों के खाते खोले गए उनके क्या केवाईसी लिए गए या नहीं। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर, करंट और सेविंग अकाउंट में क्या करना है, केवाईसी चेक करना। कुछ सैंपल बेसिस पे अकाउंट निकालो, बड़े अकाउंट निकालो, उसमें ब्याज का कैलकुलेशन देखो, उन लोगों से कंफर्मेशन लेके क्रॉस चेक करो कि भैया बैलेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि एक करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस और एक का पॉजिटिव नेट ऑफ नहीं होगा, अलग अलग दिखेगा। करंट अकाउंट में अगर ओवरड्रॉन बैलेंस है तो वो एडवांस दिखाया पड़ता है। इन ऑपरेटिव अकाउंट्स आपको वेरीफाई करना है कि उसका क्या करना होगा। फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ से ऊपर के वेरीफाई करना है इन जनरल, अदरवाइज आपको ब्याज और टीडीएस चेक करना है सभी पे। रिकरिंग डिपॉजिट भी आपको वेरीफाई करना पड़ेंगे। फॉरेन करेंसी एनआर अकाउंट्स है, नॉन रिपाट्रिएबल अकाउंट, तो उसमें आपको देखना है पैसा आया है तो फॉरेन करेंसी में आएगा, जमा होएगा, जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के इंप्लीकेशंस आपको आएंगे। इसी तरह से आपके एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स होते हैं, विच इज नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स, विच आर रिपैट्रिएबल एंड नॉन रिपैट्रिएबल, ऑर्डिनरी और एक्सटर्नल। तो ये जो अकाउंट्स है इसके ऑपरेशंस आप वेरीफाई करें। इसके अलावा इन जनरल आप देख ले कि डिपॉजिट बढ़ा के तो नहीं दिखाया गया, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हुई है, ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई है, मुझे किसी का चेक मिल गया किसी के नाम का सड़क पर पड़ा हुआ, उसके नाम से मैंने फेक आईडी बना के खाता बना के चेक में पैसे डाल के कैश निकाल लिया। ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा? जो अकाउंट इमीडिएटली ओपन होकर क्लोज होते हैं उसको चेक करते हैं। हर बैंक में ऐसा नॉर्म होता है, 6 महीने में अकाउंट खुल के अगर बंद हुआ है तो स्क्रूटनाइज करते हैं कि क्या कारण रहा है। ठीक है, फिर बोरिंग्स आपने दूसरी बैंक से लिए, सिंपल है। अदर लाइबिलिटी में बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड, आप चेक कर लीजिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटर ऑफिस वो पहले अपन ने पढ़ा था। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कंटिजेंट लाइबिलिटीज। बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे गारंटीज देती है, परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। तो जैसे मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिला है भारत में सबको सीए पढ़ाने का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इसमें हम आपको पैसे देंगे, आपको फ्री में पढ़ाना है, पर आप बैंक से गारंटी दिलवाओ कि आप सक्षम हो, जो आपने बताया अपने प्रपोजल में आप वो सब कर सकते हो।
नहीं तो बैंक आपको 25 लाख की पेनल्टी लगेगी, और ये पेनल्टी आपने नहीं दी तो हम आपकी बैंक से रिकवर करेंगे। तो मैंने बैंक से ऐसी गारंटी ली और उसको दी, बैंक ने कोई पैसे नहीं दिए मुझे, तो बैंक अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगी, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिजेंट लायबिलिटी शो करेगी बैंक गारंटी से। एक्सेप्टेंसेज ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कस्टमर के बिहाफ पे उन्होंने लायबिलिटी एक्सेप्ट करी, अगर आई तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी है, इसे नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स कहते हैं। ये बैंक को शो करना पड़ती है, ऑडिटर को चेक करना है, क्योंकि नीरव मोदी जैसे केस में क्या होता था, इस तरह से लोग क्या करते हैं, बैंक से गारंटी लेके दूसरे लोगों को दिखा दिखा के लोन ले लेते हैं। बैंक की बुक्स में लायबिलिटी आती नहीं है, लोगों को पैसे मिल जाते हैं, लायबिलिटी किसी और के हाथ में चली जाती है, वो आदमी को मैंने पैसे नहीं दिए तो बैंक से रिकवर करेगा, बैंक मना नहीं कर पाएगी, तो इफेक्टिवली आज नहीं तो कल बैंक पे लायबिलिटी आना है, वो मना नहीं कर पाते। तो इसको बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कहा गया है, तो वन, देयर कुड बी कंटिजेंट लायबिलिटी, जिसे एक्सेप्टेंसेज एंडोर्समेंट भी कहते हैं। इसमें आप क्या चेक करोगे, तो नॉर्मली आपका एक्सेस, ये नॉन फंड बेस्ड लिमिट है, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स, गारंटी आएंगी आपकी। चेक करोगे आपने जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है उस पर कंट्रोल है या नहीं है। फिर आपने इंटरनल कंट्रोल अबाउट आपने किसको दिया है, आपके पास सिक्योरिटी थी। नॉर्मली बैंक ऐसा करेगी ना, गारंटी देगी तो मुझसे कोई सिक्योरिटी रखवाएगी, बोलेगी 25 लाख की एफडी गिरवी रखो तो देंगे। रीजनेबलनेस देखो, ईयर एंड पे देखो, हो क्लोज तो नहीं हो गया है। कंफर्ट लेटर अगर कोई दिए तो चेक करिए कि ऐसा नहीं हो कि कंफर्ट लेटर पे आपने लायबिलिटी ले लियो। कंफर्ट लेटर और गारंटी में एक फर्क होता है। कंफर्ट लेटर में बैंक कहती है हम इसको कई समय से जानते हैं और ये हमारे हिसाब से एक सॉल्वेंट व्यक्ति है, गुड बिजनेस करने वाला है, पर हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो इसमें बैंक पे लायबिलिटी सिर्फ तब आ सकती है जब बैंक ने ये जो लेटर दिया है ये प्रूव हो जाए कि बैंक ने फ्रॉडुलेंटली दिया है, जैसा पंजाब नेशनल बैंक के केस में प्रूव हुआ था नीरव मोदी वाली सिचुएशन में, तो लायबिलिटी आएगी, नहीं तो नहीं। तो लायबिलिटी आ सकती है, हालांकि चांसेस कम है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली गारंटी का जो पीरियड होगा उतने पीरियड में इनकम बुक होगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बैंक पे कोई क्लेम लगाया है किसी के द्वारा और उसको बैंक ने अभी लायबिलिटी नहीं माना है, इसे CNAD कहते हैं, क्लेम इज नॉट एक्नॉलेज्ड डेट। किसी भी कंपनी में हो सकता है लिटिगेशन और क्लेम। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग है, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल लिए थे, पैसा आया और वो लौटाने, तो उसको हम कंटिजेंट लायबिलिटी में शो करते हैं। इसमें बैंक टेम्परली क्या करती है, पैसे अभी दे देती है और कलेक्ट होकर जब आएगा तो वो अपने जेब में डाल देती है, नहीं तो रिकवर करती है, तो उतने समय तक मेरे सर पे क्या है, लायबिलिटी। और एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट्स इज वंस अगेन बेसिकली नथिंग बट द फर्स्ट पॉइंट जो अपन ने देखा था उसके जैसा ही है। तो ये आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा। कंटिजेंट लायबिलिटी आर ऑल ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी, उसकी अकाउंटिंग यहाँ प्रिस्क्राइब की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। And then we have just miscellaneous points, investments held to maturity, interbranch account, reversal of income NPA खातों में आपको करना पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए। गुड्स के अगेंस्ट दिए हैं तो स्टॉक डेटा स्टेटमेंट आएगा आपका। वॉस्त्रो नॉस्त्रो अकाउंट होते हैं, आर अकाउंट विद यू, योर अकाउंट विद अस, मेरे बाहर की बैंक में खाते, बाहर की बैंक में मेरे इंडिया में खाते। .com यानी सॉफ्टवेयर कंपनी को दिया है। तो एक्सेप्शंस टू एनपीए, जहाँ पे 90 दिन रूल के अलावा एनपीए क्लासीफाई हो सकता है। टेम्पररी डेफिशिएंसी अपन ने पढ़ी थी, स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने तक नहीं आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में एनपीए क्लासीफाई नहीं करते। ऑन लेंडिंग अरेंजमेंट्स के अंतर्गत लोन है, जैसे एनपीए बेचा है तो उसमें नहीं होता। एक नेचुरल कैलामिटी होता है एग्रीकल्चर एडवांस में, अगर बैंक ने ये घोषित कर दिया है कि ये सूखा ग्रस्त एरिया है तो उस एरिया के जितने एग्रीकल्चर लोन है उसे एनपीए क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, भले ही रीपेमेंट क्रॉप सीजन पूरे होने पे भी ना है। एक बार खाता एनपीए होगा तो क्या इंपैक्ट होगा और कब कब एनपीए होता है ये दिया हुआ है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में एडवांसेस के बारे में क्या चीजें दी है ये दिया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली और बैंक ऑडिट। फिर कॉन्करेंट ऑडिट है, हर बैंक को कराना है। 50% ऑफ देयर एडवांस एंड देयर डिपॉजिट शुड गेट कवर्ड अंडर कॉन्करेंट ऑडिट। दिस डज नॉट मीन जस्ट कवर द लार्ज ब्रांचेस बट कवर अ ब्रांच विच हैज वेरियस रिस्क एरियाज, जो मैं पहले आपको बता रहा था। कवर सम फॉरेन करेंसी ब्रांचेस, इन्वेस्टमेंट ब्रांचेस, ट्रेजरी ऑपरेशन ब्रांचेस, रूरल ब्रांचेस, न्यू ब्रांचेस, ऐसे करके आप सिलेक्ट करिए और उनका कॉन्करेंट ऑडिट खुद करवाइए या किसी और से करवाइए। आप अपना फॉर्मेट बनाइए रिपोर्ट का। नॉर्मली रिपोर्ट मंथली या क्वार्टरली आना चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी बनना चाहिए क्वार्टरली बेसिस पे, जो रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस पे जाएगी, जिसमें मेन हाईलाइट्स आएंगे। इसमें रेवेन्यू लीकेज कोई भी आइडेंटिफाई हुआ है जहां बैंक को रेवेन्यू चार्ज कर रहा था नहीं किया, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। प्लस कुछ रेड फ्लैग्स होना चाहिए कि भैया ये एनपीए हो रहा है, इसको बचाओ। ऐसी चीजें इमीडिएटली एस्केलेट। अदरवाइज इसमें पीरियोडिक रिपोर्टिंग होती है एक्सेप्ट फॉर फ्रॉड, रेड फ्लैग एरियाज या ऐसा कुछ होता है। तो ये कॉन्करेंट ऑडिटर इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, सी हो सकता है, नॉन सी हो सकता है। नॉर्मली ये किन एरियाज में ऑडिट करेगा वो आपको इंटरनली डेवलप करना है, पर ये कुछ एरियाज है जो यूजुअली कवर कराते ही। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्करेंट ऑडिट में बताओ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड क्या चेक करते हैं या कैश रिलेटेड क्या चेक करते हैं। सही बताऊं, जितनी चीजें अपन ने अभी पढ़ी है ना वही सब यहाँ पर आएगी। तो आप कैश पढ़ोगे तो क्या है, रोज ये लोग कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब एक और समझ लो, कॉन्करेंट यानी ट्रांजैक्शन हुआ साथ में ऑडिट करो। तो ये पूरे समय बैंक में एक बंदा बैठे रहेगा, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगे ऑडिट करेगा। तो ये वाउचिंग बहुत करेंगे। तो कैश ट्रांजैक्शन वेरीफाई करो, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस वेरीफाई करो, करेंसी चेस्ट है तो उसके ऑपरेशंस वेरीफाई करो, एक्सपेंस कैश में बड़े हो रहे हैं तो वो चेक करो, बैलेंस ज्यादा तो नहीं है, रिकंसिलिएशन। ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है और ऐसे 10 पॉइंट लिख सकते हो। सेम इसी तरह से इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, एडवांसेस, फॉरेन एक्सचेंज, हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब क्या हो गया बेसिकली,
आपके प्रॉपर सस्पेंस अकाउंट समय पे खत्म हो रहे हैं, इंटर ब्रांच अकाउंट खत्म हो रहे हैं, संडे डिपॉजिट पैसा आया है टेम्परली आपके पास और किसी को देना है तो तब तक वो संडे डिपॉजिट अकाउंट में रहता है। तो ये चीज़ें सही होना चाहिए, ब्याज समय पे लगना चाहिए, स्टाफ के साथ कोई ट्रांजैक्शन है तो प्रॉपर होना चाहिए, डीडीएमटी की प्रॉपर बुकलेट सेव्ड होना चाहिए, ऐसे सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। अदर आइटम्स बेसिकली इसके अलावा आपके रिटर्न्स वगैरह जो फाइल करने हैं ये सब, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू योर कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट के बाद अब ऑडिटर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, रिपोर्टिंग सिस्टम एंड ऑडिट कमिटी, नया प्रोविजन है, ध्यान से पढ़ लीजिए। The option to consider whether concurrent audit should be done by bank's own staff or external auditor is left with the bank. ये concurrent audit के reference में पढ़ रहे हैं हम। In case of bank's own official, they should be experienced and well trained. Audit committee of board of the bank will decide the maximum tenure of external auditors. अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को कॉन्करेंट ऑडिटर अपॉइंट किया है, पर किसी भी केस में आप 5 साल से ज्यादा के लिए एक केस में अपॉइंट नहीं करेंगे। इसमें भी However, no concurrent auditor will continue with the same branch or unit for more than 3 years. उसमें भी एक concurrent auditor को एक ब्रांच मैक्सिमम 3 साल के लिए देना है, उसके बाद रोटेशन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फर्म्स अपॉइंट करी गई है और कोई सीरियस एक्ट और ओमिशंस और कमीशंस आई है तो फिर उस केस में आप इमीडिएटली आरबीआई और आईसीआई को रिपोर्ट करो कि ऑडिटर ने गड़बड़ करी है। रेम्यूनरेशन आप आपके हिसाब से डिवाइड करिए। रिपोर्टिंग सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, जैसा मैं अभी बता रहा था, मंथली क्वार्टरली यूजुअली होता है, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स होती है जो जोनल ऑफिस को जाती है। ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रांच ऑडिटर्स की कॉन्करेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट को वो रिव्यू करेंगे, आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में कंपेयर करेंगे। इसके अलावा इंटरनल इंस्पेक्शंस अगर कोई हुए हैं तो उसकी रिपोर्ट्स को रिव्यू करेंगे और उसके बेसिस पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रीअपॉइंटमेंट डिसाइड करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके साथ शेयर किए गए, यू कैन गो थ्रू दैट। ये लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्विकली कवर कर दी, सो यू हैव अ बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ द कंटेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू हैंडल दिस, एंड दिस वेरी क्विकली इज योर कवरेज विद रिस्पेक्ट टू बैंक ऑडिट। थैंक यू।